नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इजराइल और ईरान का युद्ध अब अलग अलग दिशा में जा रहा है। उत्तर कोरिया के चर्चित शासक ने कह दिया कि वो ईरान के साथ है। ईरान ने इजराइल के अस्पताल में मिसाइल गिरा दी तो हड़कंप मच गया। मैं पक्ष में नहीं हूं, अस्पताल में बेगुनाह लोग होते हैं, उनके ऊपर मिसाइल नहीं गिराए जाने चाहिए। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि गजा में जब हजारों बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लोग खाना मांग रहे थे और इजराइल उन पर हमले कर रहा था, तब मानवता कहां थी? गजब में सैकड़ों लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, तब लोग कहां थे? जाहिर है, युद्ध हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है, लेकिन ईरान के साथ में जिस तरह ताकत बढ़ती जा रही है, ईरान ने कह दिया हमें चिंता नहीं है, हम 3 साल तक लड़ाई लड़ सकते हैं। अमेरिका को लग रहा है भले वो मुनीर साहब को लंच करा दे और मुनीर साहब भले उनको नोबेल पुरस्कार के लिए, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दे, लेकिन मामला इससे कहीं आगे है। इजराइल और ईरान के बीच में क्या होगा, किसकी बाजी लगेगी, उससे ज्यादा चिंता हमारे प्रधानमंत्री की है। ट्रंप ने और अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से घेराबंदी कर दी है, जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है, जिस तरह उनकी 56 इंच के सीने पर सवाल खड़ा कर दिया है, उससे पूरी दुनिया में बेचैनी है और खास तौर से नोएडा के एंकरियां बड़ा परेशान है। मैंने अभय दुबे जी से इन तमाम बिंदुओं पर बात करी कि क्या तरफ जा रहा है यह युद्ध, क्या होगा। मोदी जी क्या अब 2 महीने बाद, 75 साल होने के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे और कह देंगे भैया मुझ पे नहीं संभलना, या क्या क्या होगा? अच्छी बातचीत है, पूरी सुनेंगे, आपको मजा आएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ईरान और इजराइल का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। उत्तर कोरिया ने भी एंट्री कर ली और उत्तर कोरिया के नाम से सबकी जान तो सूखती है, लेकिन उत्तर कोरिया ने भी कह दिया, उनके चर्चित नेता ने कह दिया कि भाई हम ईरान के साथ हैं, उसको अकेला ना सोचें। उधर पुतिन ने चीन से बात करी और दोनों ने इजराइल के हमले की निंदा की। ईरान ने एक बड़ी मिसाइल इजराइल के अस्पताल पे दागी है। खराब बात है कि अस्पताल में बेचारे मासूम होते हैं, उनके ऊपर इस तरह मिसाइल का हमला करना, उनका तो युद्ध से मतलब नहीं होता जो अस्पताल में एडमिट होते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब गजा में लोग खाना मांग रहे थे तब इजराइल ने हमला किया, जब बच्चे बेकसूर थे उन पे हमला किया, बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मरते रहे तो इजराइल ने हमला किया। लेकिन लड़ाई अब बड़ी हो गई है और ईरान को जितना कमजोर समझा जा रहा था, इजराइल और अमेरिका जितना कमजोर समझ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा ताकत पे ईरान नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको पूरे घटनाक्रम पर दुनिया का ये युद्ध किस दिशा में जाएगा? कौन भारी पड़ेगा, कौन हल्का पड़ेगा? क्या ये तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकता है? क्या परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है? तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह की बातें इस समय फिजाओं में गूंज रही हैं। और क्या लगता है ईरान और इजराइल में कौन भारी पड़ेगा भाई जी? देखिए, जहाँ तक ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलेगा या नहीं बदलेगा, मेरी पक्की इसमें राय है कि इसमें विश्व युद्ध का कोई अंदेशा नहीं है। विश्व युद्ध का अंदेशा होने के लिए जरूरी है कि यूरोप के देशों के बीच में कोई संघर्ष हो। पिछले दोनों विश्व युद्ध हुए हैं, वो यूरोप के देशों के बीच में होने वाले संघर्ष के कारण ये विश्व युद्ध हुए हैं। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 40 के दशक में, उस वक्त युद्ध के तौर तरीके अलग तरीके के थे। उसमें सेनाएं जमीन पर मार्च करते हुए जाती थी, कदमताल करते हुए जाती थी और दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करती थी, उनकी राजधानियों पर कब्जा करती थी, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लेती थी, उनको जेलों में डाल दिया जाता था या गोली से उड़ा दिया जाता था और पूरे के पूरे देश को फौज के दम पर अधीनस्थ किया जाता था। आज वो स्थिति नहीं रह गई है। आज जो साम्राज्यवाद है उसका किरदार बदल चुका है। आज साम्राज्यवाद को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो पैदल सेनाओं को मार्च कराए, थल सेना को वहां मार्च कराए और वहां पे पूरे देशों के ऊपर कब्जा हो और वहां पे वो अपनी कठपुतली सरकार थोपे। ये सब उसकी जरूरत, ये बिना पैदल सेनाओं को मार्च कराए हुए भी हो सकता है। अब आप देखिए, पाकिस्तान पे तो अमेरिकी सेनाओं कब्जा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अमेरिका की कठपुतली है। अगर ट्रंप पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते, क्या जरूरत है उसका? तो ट्रंप का तो पाकिस्तान पे कब्जा पहले से है ही। आप इजराइल को ले लीजिए, अमेरिका को इजराइल पे कब्जा करने की क्या आवश्यकता है? इजराइल तो पूरी तरीके से अमेरिका निर्भर है। हर चीज अमेरिका ने जिस दिन अपना हाथ नीचा किया इजराइल, उसी दिन सब मध्य पूर्वी देश जो है इजराइल को खत्म कर देंगे। इजराइल पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है। अब आप देखिए, भारत
अब भारत और अमेरिका के रिश्तों को आप देखिए, भारत अपनी तरफ से दोस्ती के दावे कर रहा है, अपनी तरफ से मोहब्बत की आहें भर रहा है अमेरिका के प्रति। अमेरिका को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसी तरह से जैसे दो आशिक और माशूक एक दूसरे को देख के आहें भरते हैं, उस तरह केवल अमेरिका एक दिल को एक तरफा मोहब्बत है ये भारत की। तो ये आजकल प्रभुत्व स्थापित करने के तौर तरीके बदल गए हैं, और जब ये तौर तरीके जब वास्तव में युद्ध शुरू हो जाता है दो देशों के बीच में, तो इस युद्ध इस इंटरनेशनल रिलेशंस के सिद्धांत के मुताबिक इस प्रकार के तौर तरीकों में दिक्कत आती है। उस वक्त बड़े नेता सक्रिय होते हैं, समझौता कराते हैं और उसमें किसी एक पक्ष को दबा देते हैं, एक पक्ष को उठा देते हैं। इस वक्त यूरोप की और अमेरिका की दोनों की कोशिश ये है कि इजराइल के हाथ को भारी कर दिया जाए, ईरान के हाथ को कमजोर कर दिया जाए, जैसा उन्होंने गाजा पट्टी में वो कर चुके हैं एक बार। इसी बात को ईरान के बरक्स करना चाहते हैं, लेकिन जो ईरान के समर्थक हैं उनका कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। चीन ईरान के साथ है, रूस मोटे तौर पर ईरान के साथ है। देखो, चीन और रूस की बहुत अच्छी दोस्ती है। जब पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया था तो चीन ने स्पष्ट रूप से, सारी दुनिया यूक्रेन का समर्थन कर रही थी, लेकिन चीन ने स्पष्ट रूप से पुतिन का साथ दिया था उस वक्त। तो शी जिनपिंग और पुतिन ये दोनों ही अयतुल्लाह खामेनी के साथ हैं। और अब उत्तर कोरिया भी निकल कर आ गया है। उत्तर कोरिया एक फौजी किस्म का देश है पूरी तरीके से। उत्तर कोरिया का महत्व केवल इसलिए है क्योंकि उसके पास एक एशिया के अंदर एक ऐसी फौजी ताकत है जिसकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन दावा लोगों का यह है कि काफी बड़ी फौजी ताकत वो है। ये किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया का जो मौजूदा ढांचा है पूरा देश का, ये पूरा किम इल सुंग एक नेता हुआ करते थे, उनका स्थापित किया हुआ है। उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के मेरे ख्याल से किम जोंग इल जो है उसी वंश के हैं। और वो इस वक्त उत्तर कोरिया, अब आप अगर किम इल सुंग की तस्वीर देखें, उनकी तस्वीर देखें, तो आपको यही लगेगा कि दोनों बिल्कुल एक ही परिवार के, एक से ही लगते हैं दोनों देखने में। उन्होंने खुलकर ईरान का साथ दे दिया और यही तक कहा है कि हमारी सेनाएं तैयार हैं आपके पक्ष में लड़ने के लिए, और अमेरिकी सेनाओं ने अगर इसमें हस्तक्षेप किया तो हम देख लेंगे इसको। तो अगर आप हथियारों की निगाह से देखें और फौज की निगाह से देखें तो ईरान देखने में इजराइल से कमजोर लगता है, लेकिन ईरानी स्पिरिट जो है वो गजब की है, वो अभी की नहीं है। ईरान जो है वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है। और चूंकि कोई और जमाना होता तो भारत इस वक्त ईरान के पक्ष में खड़ा होता, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार पूरी तरीके से अमेरिकी पिट्ठू हो गए हैं, इसलिए वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल में उन्हें विचारधारात्मक आकर्षण लगता है और लगता है कि दुनिया में अगर उन्हें कोई बचाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बचाएगा। इसलिए इजराइल प्लस अमेरिका इज इक्वल टू भारत टाइप किस्म की एक इस तरह का एक समीकरण बन गया है, और उसके तहत ये सब चल रहा है। मुझे लगता है कि युद्ध कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद में तमाम अंतर्राष्ट्रीय ताकतें आपस में बातचीत करके किसी तरीके से इसको खत्म करवा देंगी। लेकिन ये जो संघर्ष विराम भी होगा, ये एक अस्थायी संघर्ष विराम होगा, कभी भी फिर चिंगारी भड़क सकती है। इसी तरह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष विराम हुआ है, वो संघर्ष विराम भी मुझे बहुत स्थायी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने तकरीबन अघोषित राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा दे दिया है। यानी आप देखिए, शहबाज शरीफ को नहीं अमेरिका बुला रहा है, आसिम मुनीर को बुला रहा है। शहबाज शरीफ को ट्रंप अपने साथ डिनर पर नहीं बुला रहे हैं, आसिम मुनीर को डिनर पर बुला रहे हैं। और आसिम मुनीर से बातचीत क्या क्या कर रहे हैं? आसिम मुनीर से बातचीत कर रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक संबंध किस तरह बेहतर किए जाएं, रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है, उसका व्यापार जो है, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मतलब वहां इस तरह की बातचीत हो रही है वहां पर, जो कि दरअसल चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ होती है, थल सेना अध्यक्ष के साथ ये बातचीत नहीं होती है। लेकिन इस तरह की बातचीत करके ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वो उन्हें पता है कि पाकिस्तान का असली शासक कौन है।
और इसमें सबसे ज्यादा जो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, जिसको मैं समझता हूं आज कल खाना नहीं पच रहा होगा, हो सकता कुछ गैस वैस भी बन रही हो पेट में, ये वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। हो सकता है आप मेरी मोदी समर्थकों को लगा कि मैं कुछ नाजायज व्यंग कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, लग उनको यही रहा होगा, जिनका सीना 56 इंच का है, लेकिन मैं तो केवल व्यंग से काम चला रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो व्यंग से बहुत कुछ ज्यादा है। भाई मेरी वजह से, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं, मेरी वजह से मोदी जी को कोई परेशानी नहीं होगी, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसकी वजह से परेशानी है। आप सोचिए ऐसा क्या संबंध है मोदी और ट्रंप के बीच में कि ट्रंप जो बयान देते हैं उन बयानों का मोदी सार्वजनिक मंच से खंडन नहीं करते। G7 का मंच चुना जाता है, इस उम्मीद में गए थे कि वहां ट्रंप से कुछ बातचीत होगी, लेकिन ट्रंप वहां से चले गए बीच में उस कॉन्फ्रेंस से। और फिर हमें खबर दी गई कि मोदी और ट्रंप के बीच में फोन पे बातचीत हुई। अच्छा, अब ये तो अमेरिकी सूत्रों ने तो हमें नहीं बताया क्या बातचीत हुई। जो बातचीत की खबर आई अमेरिकी सूत्रों के जरिए तो आई नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि भारतीय सूत्रों ने जो खबर दी हो अमेरिकी सूत्रों ने उसकी तस्दीक कर दी हो, या अमेरिकी सूत्रों ने जो खबर दी हो भारतीय सूत्रों ने उसकी तस्दीक कर दी हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय सूत्रों की तरफ से यह बताया गया है कि मोदी जी ने ट्रंप से ये कहा। ट्रंप ने उसके बदले में क्या कहा इसकी हम सब लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने क्या कहा होगा इसका एक अंदाजा लग सकता है उस वक्तव्य से जो इस वक्त वायरल हो रहा है ट्रंप का। इसमें ट्रंप आसिम मुनीर की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ही इज ए स्मार्ट मैन, और साथ में मोदी जी की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि वो भी स्मार्ट हैं। तो अभी तक तो हम लोग भारत और पाकिस्तान के हाइफनेशन से चिंतित थे, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के हाइफनेशन से चिंतित थे। अब तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाइफनेशन कर दिया है उन्होंने। दोनों हाइफनेशन का मतलब हुआ एक तराजू पर रख के तौल दिया है। आप सोचिए, और दिक्कतों की कोई सीमा नहीं है मैं आपको बताऊं। और आसिम मुनीर ने तो बर्र का छत्ता छेड़ दिया है। आसिम मुनीर ने यह कहा है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए मैं नामांकित करना पसंद करूंगा, क्योंकि उन्होंने दो एटमी ताकतों के बीच में होने वाले संभावित युद्ध को समाप्त कर दिया। अच्छा, अगर इसका मैं पहले से आपको ध्यान होगा, एक नहीं कई बार कह चुका हूं 4 PM के मंच के ऊपर कि ट्रंप निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम का दावा करते हुए अपने आप को शांति के सबसे बड़े पैरोकार और मसीहा के रूप में पेश करेंगे, और वो इस बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने की प्रतियोगिता में होंगे। पाकिस्तान खुल के उनका समर्थन करेगा। पाकिस्तान तो कूद कूद के अंतरराष्ट्रीय मंच पे कहेगा कि दुनिया का शांति का सबसे बड़ा मसीहा यही है डोनाल्ड ट्रंप। तब डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त अगर ये कहेंगे कि भाई ट्रंप के नोबेल प्राइज पीस नोबेल के दावे का हम समर्थन करते हैं, तो साथ में उन्हें ट्रंप के उस दावे का भी समर्थन करना होगा जो ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर पर संघर्ष विराम कराने का दावा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? हलक में अटका हुआ है सारी चीज। मैंने तो कभी भी भारतीय विदेश नीति को, भारतीय प्रधानमंत्री को इतने ज्यादा दुविधा में, परेशानी में नहीं देखा। मोदी जी ने यह मान लिया है कि ट्रंप और अमेरिका का वो कभी भी खुलकर आलोचना नहीं करेंगे, उनकी खुलकर किसी बात का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अभय जी देता है उसमें अमेरिका का नाम नहीं लेता, ट्रंप का नाम नहीं लेता। अभय जी, जब ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तब से लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा था बीजेपी से, मोदी सरकार से कि आप बताइए खेल क्या है। हमने तो कभी भी कश्मीर के मसले पे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करी नहीं, अब क्यों कर रहे हैं? ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर करवाने वाले? लेकिन मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मुनीर को लंच पर बुलाया ट्रंप साहब ने, वो तो पानी बिल्कुल सिर से ऊपर निकल गया। तब समझ में आया मोदी सरकार को कि अब कोई चारा बचा ही नहीं। तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया और उसके तुरंत बाद ट्रंप ने अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है उसके जो चीफ हैं जनरल कुरिल्ला, उन्होंने मुनीर को उसके अंदर एक अतिथि बनाकर बुलाया और साथ में कहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली असाधारण शख्सियत है। ये कहा, आप सोचिए।
जनरल कुरेला ने जो कहा है उसका तो आज तक भारत ने जवाब ही नहीं दिया है, खंडन बिल्ली भी के नहीं हाथों किया। में, वो कहावत है ना कि बिल्ली के हाथों में चूहे की रखवाली। अब मुनीर मुनीर आतंकियों की बात करेंगे, है ना, मुनीर कहेंगे। ये तो अवैध जी बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब किसी चोर से कह दिया जाए कि तुम रखवाली करोगे। जाहिर सी बात है कि अगर मुनीर ये करेंगे और मुनीर अगर आतंकियों के खात्मे की बात अमेरिका करेगा तो ये तो बड़ा शॉकिंग है। किसी के लिए भी शॉकिंग है कि मुनीर के लिए अमेरिका इतना सम्मान क्यों दे रहा है। लेकिन भारत के सामने बड़ी समस्या ये है कि अब जब मुनीर को इतना महत्व दे दिया गया तो भारत करे तो करे क्या, प्रधानमंत्री जी करें तो करें क्या। एक ऐसे गले में रस्सी फंस गई है अभय जी जिसका निपटारा निकल पा रहा। आपको क्या लग रहा है ये प्रधानमंत्री भारत चाहे तो एक सेकंड के अंदर से रस्सी को तोड़ के फेंक सकते हैं। कैसे कैसे प्रधानमंत्री क्या करेगा भाई एक सेकंड के अंदर उनको स्पष्ट रूप से, चाहे तो G7 के मंच पर, वो तो अब मंच रहा नहीं, अब खत्म हो गया, अब भारत आकर उन्हें स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक बयान जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि ट्रंप ने जो कुछ सब कहा है, मैं सब उन बातों का खंडन करता हूं, कोई मतलब नहीं। तो अभी फिर तक मैं लिहाज कर रहा था। मोदी जी कर क्यों नहीं पा रहे, क्या कारण है, क्या कमजोरी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कह पा रहा उसका कि ये ट्रंप उसकी एक सबसे बड़ी उसकी एक वजह भी है। उसकी क्या। वजह यह है कि इस वक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत एक अजीब से संकटग्रस्त स्थिति में फंस गया है और ये इसमें पिछले 10 साल की विदेश नीति की ही भूमिका है। भारत की एक विफल विदेश नीति जो है ना, इसके अंदर कोई दूरंदेशी नहीं है, उस विदेश नीति की भूमिका है। संकट में फंस गया है। इसमें सारे लोग भारत के जो दोस्त होने का, जिससे नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि वो भारत के प्रति दोस्ती व्यक्त करेंगे, वो भारत की मदद करेंगे, उन सब लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। न केवल हाथ पीछे खींच लिया है, बल्कि वो पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं, पाकिस्तान की खुल के मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को बड़ी करोड़ों अरबों डॉलर की आर्थिक मदद दिलवा रहे हैं और रूस पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है। चीन तो पहले से ही पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है, खुलकर पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका ने पाकिस्तान की पीठ पे हाथ रख दिया है। इन सब बातों की नरेंद्र मोदी को उम्मीद नहीं थी। अगर इस मौके पर नरेंद्र मोदी लड़ जाएंगे अमेरिका से और ऐसा कोई बयान दे देंगे इससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ जाएं और नाखुश हो जाएं, तो दरअसल ये इनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे, पूरी तरीके से भारत अकेले में पड़ जाएगा और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि भारत अकेले में पड़े। हालांकि जो हो रहा है वो सब उन्हीं की विदेश नीति की नाकामियों का फल है। भारत के कोई पड़ोसी भारत के साथ नहीं है। इससे ज्यादा अकेलापन भारत ने कभी भी नहीं महसूस किया होगा जो इस वक्त भारत महसूस कर रहा है। अबे जी अच्छा, मेरा सवाल अगर ये चल सकता था, इससे मोदी को नुकसान नहीं होता। अगर ये पहलगाम वाली घटना नहीं हुई होती और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता, ये घटना हो जाने के बाद से जो घटनाक्रम चला है उसने सारी दिक्कत और परेशानी पैदा की है। अबे जी मुझे बताइए कि ये तो एक और बड़ी बात हो गई, जैसे पहले घटना हुई थी, हम लोगों ने स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर पाया तो हमने उसको बहुत कमजोर समझ लिया, बच्चा समझ लिया। हमारे प्रधानमंत्री थोड़े बड़बोले टाइप के तो हैं ही, उन्होंने बयान दे दिया कि अब युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी अभी रुका है, वो खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। अब भविष्य में कोई भी अगर आतंकी घटना होगी उसे युद्ध समझा जाएगा, ये बयान दे दिया। गोदी मीडिया ने बड़ा लंबा लंबा करके इसको चलाया। ईश्वर ना करे कि किसी आतंकी की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो भारत की सरजमीन में घुस पाए। ईश्वर करे कि हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हो जाएं, इतनी मजबूत हो जाएं कि कोई घुसपैठ ना हो पाए। लेकिन फिर भी अगर मुनीर कोई दोबारा ऐसा षड्यंत्र करते हैं, फिर कोई आतंकी घटना कराने की कोशिश करते हैं या करा देते हैं, तो क्या भारत फिर से पाकिस्तान पर युद्ध कर देगा, अटैक कर देगा? हमने तो कहा। मुझे लगता है संजय जी, ये सवाल तो है ही, जो आप सवाल उठा रहे हैं सवाल जायज सवाल है। बहुत लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या किसी भी आतंकवादी घटना के जवाब में भारतीय सेनाएं पाकिस्तानी तरफ कूच कर देंगी? ये भारतीय हवाई जहाज पाकिस्तान के ऊपर आसमान में जाकर मिसाइलें दागने लगेंगे, गोले बरसाने लगेंगे, बम बरसाने लगेंगे? तो वो तो कभी भी, वो तो बात है ही आप जो कह रहे हैं। लेकिन अगर आकलन करने के लिए हम बैठे हैं तो मेरा अपना विचार ये है कि अब जनरल मुनीर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो उन्होंने बहुत सस्ते में बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया। 4 आतंकवादी उन्होंने भिजवाए
और निर्दोष भारतीयों की धर्म पूछ पूछ के जान ली गई, और जो 4 दिन की फौजी झड़प हुई दोनों के बीच में, उसमें पाकिस्तान का कुछ नुकसान भी हुआ है। इतना सब करने के बाद में पाकिस्तान जब सोचते होंगे हमें फायदा क्या हुआ है, तब तो वो खुद भी चकित रह जाते होंगे। उन्होंने ये तो सोचा भी नहीं था कि इसके करने से हमें इतना फायदा होगा। इस वक्त पाकिस्तान फौज की बल्ले बल्ले है, पाकिस्तान की मौजूदा जो टूटी फूटी सरकार थी उसके बल्ले बल्ले है, और आसिम मुनीर तो पाकिस्तान के हीरो बने हुए हैं। वो तो इस मजा ले रहे होंगे इस बात का। अब वो क्यों युद्ध की परिस्थिति क्यों पैदा करेंगे? वो जानते हैं कि अगर हमने कोई हरकत की तो मोदी जी को अपनी छवि की रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा तगड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तो वो क्यों इस चक्कर में फंसेंगे? उन्हें तो जितना नुकसान उन्होंने उठाया है उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा लाभ हो गया है। अब उसको वो तो पाकिस्तान की ही सत्ता में आराम से बने रहने के 2-3 साल और बने रहने का पूरी सामग्री उन्हें मिल गई है, पूरा बंदोबस्त उन्होंने कर लिया है। अब वो कुछ ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है। अब तो भारत का जो डिस्कम्फर्ट है, भारत की जो असहजता है और परेशानी है, उसका मजा ले रहे हैं। अच्छा भाई जी, जिस तरह कनाडा ने शुरू में निमंत्रण भेजा नहीं, बाद में G7 का फोटो हुआ, मोदी जी पीछे वाली रो में खड़े हुए थे। आपको याद होगा पिछली बार जब सम्मेलन था, मोदी जी आगे जा रहे थे तो गोदी मीडिया ने 1-1 घंटे के शो कराए कि देखिए हमारे विश्व गुरु कैसे दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार पीछे लाइन में खड़े हुए थे। जब वो चलने का आया उसमें भी मोदी जी बहुत पीछे थे। आपको लगता है कि कनाडा जाना ही नहीं चाहिए था, मोदी जी को मना कर देना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। जो मोदी जी की यहाँ पे थोड़ी किस्मत भी काम आई। अगर ट्रंप वहां बने रहते, ट्रंप को बीच में छोड़ के चले गए, आखिर तक बने रहते तो हो सकता है वो खुद ही अपने मुंह से ये सब बातें बोलते, मोदी जी के सामने बोलते, मोदी जी के सामने बोलते। वो बच गए, उतना मोदी जी बच गए। और मोदी जी को यह भी मौका मिल गया कि उन्होंने एक टेलीफोन कॉल की तथाकथित, और उस कॉल का एक वर्जन जो आया है, सरकारी वर्जन है, बस वो ही केवल माहौल में है। अमेरिका की तरफ से तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। आप तो आसिम मुनीर के साथ जो बातचीत हुई है उस संदर्भ में, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मोदी जी को कुछ बचने का मौका वहां मिल गया है, वरना आज ये ज्यादा मुश्किल में होते। लेकिन इस टेलीफोन कॉल के बाद तो ट्रंप ने फिर कह दिया ना कि मोदी जी बढ़िया आदमी है, मजेदार आदमी है, और मुनीर शानदार आदमी है। लेकिन मुनीर परनाला उनका वहीं से गिर रहा है, परनाला वहीं गिर रहा है उनका, जो पहले गिर रहा था। पंचों की बात शर्माते, परनाला वहीं गिरेगा। पंचों की बात शर्माते, लेकिन परनाला वहीं से गिरेगा। और कनाडा की जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने देर सवेर मोदी जी को फोन करके निमंत्रण दे दिया, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री को भी ये निमंत्रण देने के चक्कर में काफी झेलना पड़ रहा है वहां पर। आंदोलन हो रहा है। हाँ, उनकी संसद के भीतर सांसद वगैरह काफी धुनाई उनकी हो रही है वहां पर उनकी। तो और वो लोग संसद में कनाडी सांसद कह रहे हैं टायरेंट है, मतलब मोदी जी के लिए टायरेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये अभय जी हालात बन कैसे गए? हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु थे, ऐसा भक्त, नोएडा के एंकरियां कहते हैं, पूरे दुनिया को रास्ता दिखाते थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कमजोर कैसे हो गए कि पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है, हमारे प्रधानमंत्री जी अकेले हो गए? आपने अभी खुद ही कह दिया कि ये प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, लेकिन नोएडा में विश्व गुरु है। नोएडा के एंकरियों के यहाँ, नोएडा का जो क्षेत्र है उसमें वहां विश्व गुरु है। उसके बाहर वो विश्व गुरु नहीं है। उसके बाहर वो G7 के कार्यक्रम में पीछे की पंक्ति में खड़े हुए एक ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है। और एक ऐसे प्रेक्षक हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करते हैं, और अमेरिका के उनका जो वर्जन मीडिया में आ रहा है उसकी तस्दीक अमेरिका से नहीं की जाती। अगर अमेरिका इस बात को मान ले कि मोदी जी ने फोन करके आपने बातें कही, हाँ मोदी जी ने ये बातें कही हैं और राष्ट्रपति ने उनसे ये बातें कही हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मोदी जी ऐसा अपना चेहरा छुपाते रहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। कब और दिक्कत बढ़ जाए, क्या परेशानी पैदा हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। कदम कदम पर ये एक ऐसी विदेश नीति के ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जहां कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। किसी बारूदी सुरंग पर मोदी जी का और जयशंकर का पैर पड़ गया तो वो फट जाएगी सुरंग और नुकसान हो जाएगा। लेकिन मोदी जी को एक बात राहत दे रही होगी कि इस पूरे झगड़े में, ईरान इजराइल में, अमेरिका पाकिस्तान में, कम से कम अब लोग ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि 75 साल पूरे होने जा रहे हैं 2 महीने बाद, अब आप मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मोदी जी को लगता है ये सवाल कहीं पीछे छूट गया। पार्टी का अध्यक्ष कब बनाया जाएगा, कौन बनाया जाएगा, संजय जोशी का क्या होगा, ये सवाल पीछे छूट गए। मोदी जी का एक हिस्सा, जो आप जो बात कर रहे हैं इस पर हम लोग अलग से एक दिन कार्यक्रम करेंगे।
राजनीतिक समीक्षकों का एक हिस्सा तो ये मान के चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी को परेशानियां पैदा की हैं, लेकिन इस मोर्चे पे, भाजपा के अंदरूनी मोर्चे पे मोदी जी की थोड़ी मदद भी करती है, क्योंकि आज जो नाजुक परिस्थिति है उसमें नई संघ चाहेगा कि नेतृत्व परिवर्तन हो। तो मोदी जी का जो कॉन्ट्रैक्ट था संघ के साथ में कि कब आपको सत्ता से हटना है, कब आप सत्ता कितने दिन तक सत्ता में रहेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में मोदी जी को एक्सटेंशन मिल गया है, ऐसा लग रहा है। मतलब ये अगर ये युद्ध चलते रहेंगे, दुनिया में अशांति रहेगी, तो मोदी जी की जिंदगी में शांति रहेगी। भाव लगभग यही है। शांति रहेगी, लेकिन कम से कम ये है कि अभी जो गठजोड़ सरकार चल रही है, इस गठजोड़ सरकार का नेतृत्व उनके हाथ में रहेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तो घुड़सवार नहीं बदला जाता है ना। हाँ, जब चीजें खराब हो रही हैं तो घुड़सवार बदला नहीं जा सकता है। लेकिन मोदी जी को ये तो लग रहा होगा कि अब बिहार जाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर, जो सिंदूर बांटने की बात थी, वो वापस लेनी पड़ी। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजाक उड़ने लगी है, तो बिहार के चुनाव में कैसे, किसके फारूले पे काम करेंगे? भाजपा सोच रही होगी कि ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा बिहार में उठाया जाए, ना उठाया जाए, उठाया जाए तो कैसे उठाया जाए, इसका क्या फायदा होगा, ये भाजपा को रणनीतिक रूप से तय करना है। अगर बिहार के चुनाव में भी ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा नहीं उठाया गया तो आप समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो, या कब उठाया गया, बिल्कुल आखिर में उठाया गया। अगर ऑपरेशन सिंदूर को आक्रामक रूप से बिहार के चुनाव में उठाया जाना है तो पहले दिन से उठाया जाना है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पे दुविधा में फंसी हुई है। मोदी जी का एक ही आया था वो कटआउट, जिसमें वो फाइटर जेट के पायलट बने हुए, और उसके बाद से फिर वो नहीं आया। कुल 2 भाषण हुए उनके। एक में उन्होंने कहा है कि मेरी नगरों में पिघला हुआ सिंदूर बह रहा है, और दूसरे में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान या तो रोटी खाए वरना हमारी गोली खाए। मतलब वो नहीं, और कुछ नहीं आया है, यानी नहीं उठाया गया। तो इसका मतलब ये फैसला भी नोटबंदी की तरह फैसला है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करते नोटबंदी की, ऐसी इस फैसले की भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है कि बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगे तो एक प्यार भरा कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।